नमस्कार, एक्सप्रेस 100 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। देखते हैं खबरें अब तेज रफ्तार से। भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में हुई झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया कि घटना में किसी भी भारतीय सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीनी पक्ष को इस तरह की कार्रवाई से परहेज और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। आज प्रश्नकाल विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने जिस तरह से वीरता का परिचय दिया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। गृह मंत्री ने कहा कि सेना ने कुछ ही देर में घुसे हुए सभी चीनी सैनिकों को भगा दिया और हमारी भूमि की रक्षा की। अमित शाह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष द्वारा किए जा रहे हंगामे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया, मैं इसकी निंदा करता हूं। अमित शाह ने कहा कि मैं संसद को जवाब देना चाहता था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 से 7 के वित्तीय काल में चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान मिला, जो FCRA के अनुसार उचित नहीं था, इसलिए पंजीकरण रद्द कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश प्राचीन काल से ही भारत का अभिन्न अंग रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि तवांग पर चीन की नजरें हैं और हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर हर पार्टी, हर व्यक्ति हमारी सेना के साथ है। कांग्रेस विधायक नेनोंग एरिंग ने चीन की निंदा की। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ चीनी सैनिकों के हर कदम का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग देश की सेना की वीरता पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। इन लोगों के लिए देश से ज्यादा अपनी राजनीति जरूरी है। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ने कहा है कि चीन में कोविड के कारण स्थितियां कठिन बनी हुई है, जिससे दुनिया का ध्यान हटाने के लिए वो ऐसे कदम उठा रहा है। लोकसभा में बजट की पहले अनुदान की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा हुई। राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश दूसरा संशोधन बिल 2022 पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी है। संसद भवन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री समेत कई सांसदों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों ने 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकी हमले के 9 शहीदों की याद में 1 मिनट का मौन रखा। उपसभापति हरवंश नारायण सिंह ने कहा कि हमारे सुरक्षा कर्मियों ने संसद की रक्षा के लिए वीरता दिखाई और आतंकवादियों के दुस्साहसी प्रयास को विफल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के मौके पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी प्रेरणाओं, विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने पूरे साल को विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया था। पीएम ने कहा कि श्री अरबिंदो का जीवन एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब है। उनका जन्म भले ही बंगाल में हुआ था, लेकिन अपना ज्यादातर जीवन उन्होंने गुजरात और पुडुचेरी में बिताया। पीएम ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे देश की पावन धरती पर अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने एक ही समय में जन्म लिया। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पन्ना जिले की पुलिस ने पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद राजा पटेरिया को पन्ना की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान दिया है वो एक कानूनी अपराध है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राजा पटेरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा गया है कि उनको पार्टी से क्यों न निकाला जाए। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा है कि इस प्रकार के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। कोर्ट जो फैसला लेगी वो सभी को मानना होगा। G20 के डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक मुंबई में शुरू हो गई है। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए विकास लक्ष्य हासिल करने की बात कही। अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने बीते 8 साल में जन कल्याण की दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। G20 की एक और बैठक बेंगलुरु में भी शुरू हुई। बैठक में केंद्रीय बैंक के पदाधिकारी और वित्त मंत्रालय के
संबंधित अधिकारियों ने आर्थिक और वित्त मामलों पर चर्चा की। पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, वित्त की उपलब्धता को लेकर चर्चा हुई। दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय टैक्स समावेशी वित्तीय क्षेत्र को लेकर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूके की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य सचिव से मुलाकात की। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री ब्रिटेन और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता के लिए दिल्ली में हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बिल्ड इंडिया नामक नई श्रृंखला का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज 37 किलोमीटर सड़कें हर रोज बन रही हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि तमिलनाडु में चहुमुखी विकास के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विशेष पैकेज का ऐलान किया है। काशी विश्वनाथ न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील वर्मा ने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को लेकर कहा है कि इसमें तमिल और काशी के साथ साथ देश विदेश से आए लोगों ने हिस्सा लिया है। काशी तमिल संगमम का केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज दौरा किया और वहां लगी चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री की वजह से काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है, जो संस्कृतियों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार ने श्रीलंका में IPKF मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय नौसेना प्रमुख ने श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर से मुलाकात की। इस दौरान समुद्री सुरक्षा मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। सोपोर के तुलिबल इलाके में आज सुरक्षा बलों को संदिग्ध IED मिला, जिसे बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में गैर कानूनी तरीके से होने वाले हिस्टेरेक्टमी सर्जरी का मसला उठाया गया। कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बाबत जानकारी देने को कहा है। NTAGI के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने स्वदेश में ही बनी दवा से सर्वाइकल कैंसर के उपचार की उम्मीद जताई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने औपचारिक रूप से आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। असम में 2 संगठनों के 1179 ब्रू आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उग्रवादियों ने इस दौरान हथियार और कारतूस भी सौंपे। बिहार में महागठबंधन की हुई बैठक पर राजद ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे हालात में उनके स्थान पर तेजस्वी यादव ही काम कर सकते हैं। मथुरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। योगी ने कहा कि स्वतंत्र भारत में ब्रज के जिस विकास की अभिलाषा थी, उसको आगे बढ़ाने का समय आ गया है। दिल्ली में कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री गोविंद करजोल ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर राज्य के पानी के मुद्दों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। गोवा के मुख्यमंत्री ने दिवंगत मनोहर पर्रिकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा याद रखने के लिए मनोहर विज्ञान महोत्सव, मनोहर लॉ इंस्टीट्यूट जैसी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। केरल विधानसभा ने राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने के लिए विधेयक पारित कर दिया। पटना में बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा और CTET के उत्तीर्ण उम्मीदवारों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इंश्योरेंस फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। मास्टरमाइंड महताब आलम सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 402 अंकों की बढ़त के साथ 62,533 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 110 अंक की बढ़त के साथ 18,608 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, M&M और इंफोसिस इंडिया बढ़त के साथ बंद हुए। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड 1.04% की तेजी के साथ $73.93 प्रति बैरल पर पहुंच गया। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर शुरू किया है जो यूजर्स को ग्रुप चैट के भीतर प्रोफाइल आइकॉन देखने की सुविधा देता है। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने एक जीवन बीमा योजना गारंटीड फॉर्च्यून प्लान को लॉन्च किया है।
गूगल ने नॉलेज पैनल को फिर से डिजाइन किया है, जो सर्च करते समय उपयोगी जानकारी को हाईलाइट करके किसी विषय का पता लगाना और भी आसान बना देगा। मूडीज ने डाउनग्रेड के लिए ढाका सरकार के 7 बांग्लादेशी बैंकों को लॉन्ग टर्म रेटिंग की समीक्षा पर रखा है। इजरायली मोबाइल गेम कंपनी प्लेटिका ने पूरे यूरोप, इजराइल और अमेरिका में अपने लगभग 615 कर्मचारियों को निकाल दिया है। ऑनलाइन शिक्षा कंपनी प्लूरल साइट ने लगभग 400 कर्मचारियों की छटनी करने की घोषणा की है। करीब 10 महीने से जारी यूक्रेन रूस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, फिर भी युद्ध रुकने की बजाय और भी तेज होता दिख रहा है। युद्ध का दायरा बढ़ता देख यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बार फिर से G7 देशों से सैन्य मदद की गुहार लगाई है। जर्मनी द्वारा आयोजित G7 सम्मेलन में बोलते हुए जेलेंस्की ने रूस से राजनयिक समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने का भी अपील की है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरियाई खतरे के खिलाफ एकजुट प्रतिक्रिया का संकल्प लेते हुए उत्तर कोरिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सम्मेलन के लिए 49 अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों के साथ साथ अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष आयुक्त को वाशिंगटन आमंत्रित किया है। यूएस अफ्रीका लीडर्स समिट जलवायु संकट, सुशासन, खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि अमेरिका अगले 3 वर्षों में अफ्रीका को $55 अरब देगा। श्रीलंका के मत्स्य मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की है कि चक्रवात मॉन्डूस के दौरान समुद्र में 5 मछुआरे लापता हो गए। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में गोलीबारी की घटना में 2 पुलिस अधिकारियों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुष्टि की है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वार्षिक समाचार सम्मेलन 10 साल में पहली बार नहीं आयोजित किया जाएगा। ब्रिटेन में रात को तापमान में -15 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने के कारण आवागमन ठप हो गया है। सड़कें, ट्रेनों और उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। 12 दिसंबर को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पाक चिन के साथ वीडियो वार्ता की। चीन अपनी सख्त शून्य कोविड नीतियों के तौर पर निवासियों के आने जाने पर नजर रखने की आवश्यकता खत्म करेगा। कोलंबिया की सरकार और नेशनल लिबरेशन आर्मी के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता की पहली बैठक हुई। सर्बिया के नागरिकों ने कोसोवो में रहने वाले सर्बियाई मूल के लोगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने फ्रांस की यात्रा के दौरान अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ पेरिस में मुलाकात की। चिली के जंगलों में आग का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। आग का कहर आवासीय क्षेत्रों तक भी पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यमन युद्ध में अब तक 11,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई है, हजारों बच्चों की जान गई है और इतने ही बच्चे विभिन्न बीमारियों और भुखमरी की कगार पर हैं। मॉन्टेनिग्रो में संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के सामने पुलिस पर पथराव किया। साल 1988 में लंदन से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान पैन एम 103 में धमाका करने वाले आतंकवादी को अमेरिका ने हिरासत में ले लिया है। इस आतंकी हमले में 270 लोगों की मौत हो गई थी। फीफा विश्व कप में आज रात पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अर्जेंटीना और क्रोएशिया आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक विश्व कप में 2 मुकाबले हुए हैं। 2018 में क्रोएशिया ने जीत हासिल की, वहीं 1998 में हुए मैच में अर्जेंटीना ने 1-0 से जीत हासिल की थी। फ्रांस और मोरक्को के बीच कल देर रात होने वाले मुकाबले से पहले फ्रांसीसी डिफेंडर राफेल वारेन का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हल्के में नहीं ले रहे मोरक्को की चुनौती को। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार से चटगांव में शुरू होगा। भारत की नजर जोरदार तरीके से वापसी करने पर होगी। आईसीसी की ताजा जारी महिला T20 रैंकिंग में स्मृति मंधाना 741 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर बरकरार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला कल मुंबई में खेला जाएगा। दोनों टीमें 1-1 मैच जीत चुकी है। रावलपिंडी पिच को 2022 में दूसरी बार औसत से नीचे की रेटिंग मिली है।
न्यूजीलैंड ने जनवरी 2023 में होने वाले पहले महिला अंडर 19 विश्व कप के लिए सीनियर टीम से फ्रांस जोनास, प्रीमर और गेस को चुना है। भारत FIH नेशंस कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचने के करीब पहुंच गया है। भारतीय टीम ने एशियाई चैंपियन जापान को 2-1 से मात दी है। अंतिम लीग मुकाबले में भारतीय टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वांतेक ने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है। SS राजामौली की फिल्म RRR को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नामांकन मिला है। फिल्म मिशन मजनू का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक भारतीय रॉ एजेंट की भूमिका नजर में आने वाले हैं। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत सोमवार को 72 साल के हो गए। मदुरई में प्रशंसकों के एक समूह ने 73 किलो वजन और 15 फीट लंबाई का केक काटा। बॉलीवुड फिल्मकार मुकेश भट्ट का कहना है कि फिल्म आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट किसी नए चेहरे को वो लॉन्च करेंगे। टाइगर श्रॉफ ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिससे एक्टर सर्दी के मौसम में शर्टलेस होकर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर में मत्था टेका। क्विज शो बिजनेस बाजी का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ये दर्शकों को बौद्धिकता की एक डिग्री के साथ प्रस्तुत करता है। तो इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये बहुत गर्व की